नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई। आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई थी। तो जो आरक्षण की शुरुआत सामाजिक अन्याय को दूर करने और समानता को दूर करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका इतिहास भारतीय समाज से और संविधान से आधुनिक संविधान तक फैला हुआ है। इसका इतिहास आधुनिक संविधान तक फैला हुआ है। इसमें देखते हैं इसके मतलब कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं। आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई थी इसको हम लोग इस वीडियो में जानते हैं, पूरा अच्छे से समझते हैं। वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा वरना समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई। आरक्षण की शुरुआत। आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई। आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई थी। तो सामाजिक अन्याय को दूर करने और असमानता को दूर करने के लिए हुई थी। और जो आरक्षण था ये आरक्षण तो आपको पता ही है कि समाज में समानता लाने के उद्देश्य से की गई थी आरक्षण की शुरुआत। और कैसे की गई थी तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले था प्राचीन भारत में सामाजिक भेदभाव। प्राचीन भारत में सामाजिक भेदभाव, ये जो सामाजिक भेदभाव था, देखो सामाजिक भेदभाव यानी कि नीचे कास्ट के लोगों को उनके साथ सामाजिक भेदभाव किया जा रहा था। नीचे कास्ट के लोगों को उनके साथ सामाजिक भेदभाव किया जा रहा था। और नीचे कास्ट लोग, और देखते हैं जाति कैसे बनी थी। मतलब 4 वर्णों के आधार पर जाति बनी थी। 4 वर्णों के आधार पर जाति बनी। 4 वर्णों के आधार पर, 4 वर्णों के आधार पर, 4 वर्णों के आधार पर जाति बनी। देखो ये 4 वर्ण कौन से थे। 4 वर्ण कौन से थे। ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी कि जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बोले, ब्रह्मा नहीं बोले थे, सॉरी गलत हो गया। यहाँ पे जो ब्रह्मा जी हैं इनके मुख से, देखिए इनके मुख से किसकी उत्पत्ति हुई थी। ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी। इनके मुख से किसकी उत्पत्ति हुई थी। ब्राह्मण की। और भुजा से किसकी उत्पत्ति हुई थी तो क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी। भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी। और जंघा से किसकी उत्पत्ति हुई थी। वैश्य की। जंघा से किसकी उत्पत्ति हुई थी। वैश्य की। और इनके चरण से किसकी उत्पत्ति हुई थी तो शूद्र की। मतलब 4 वर्णों से ये जाति मतलब बांटी गई है। 4 वर्णों में जाति जो बांटी गई है 4 वर्णों में, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब देखते हैं इन्हीं आधार पर कि अब कैसे। अब जो मुख से यानी कि ब्रह्मा और क्षत्रिय, इनका तो बहुत ही मतलब ऊंचा दर्जा दिया गया है इनको। अब जो उनके पैर से होगा तो उनको नीचे ही दबा के रखेंगे ना, नीचे ही दबा के रखेंगे, तो ये सामाजिक भेदभाव हो रहा था।
और ब्रह्मा क्षत्रिय बहुत ही शोषण करते थे किनका, नीचे जात के लोगों को, शूद्र के लोगों को, दलित को बहुत ही शोषण किया जाता था। और जैसे कि किस प्रकार का शोषण, जैसे कि मंदिर में जाने से वंचित और उनको शिक्षा देने से वंचित, और मतलब हर जगह से उनको वो अपने बर्तन में पानी तक नहीं देते थे पीने के लिए। और वहाँ वो जहाँ पे चलते थे ना, वो जहाँ पे चलते थे तो उनको उनके पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था कि वो जैसे नीचे चल रहे हैं तो उनके पैर का निशान मिट जाए उस झाड़ू से, ताकि मतलब वहाँ पे कोई भी छुआछूत ना हो। इतना मतलब हद से ज्यादा शोषण हो रहा था, हद से ज्यादा शोषण हो रहा था। और महिलाओं पीछे हांडी टांग देते थे, झाड़ू टांग देते थे, मतलब ऐसा। और फिर कपड़ा, महिलाओं को कपड़ा पहनने से वंचित रखते थे। और यहाँ तक कि जैसे मतलब ब्रेस्ट को ढकने के लिए टैक्स लगता था, ब्रेस्ट को ढकने के लिए भी टैक्स लगता था। इतना ज्यादा शोषण हो रहा था महिलाओं के साथ में और नीचे कास्ट के लोगों से। जो महिलाएं अपना बदन ढकती थी उनको मतलब टैक्स देना पड़ता था। तो एक रानी थी नंगेली, कुछ ऐसी उनका नाम था, उन्होंने मतलब इससे परेशान होकर उन्होंने अपना ब्रेस्ट ही काट दिया था, वो अपना ब्रेस्ट ही काट दी थी। और फिर इससे क्या हुआ, इससे बहुत ही मतलब बहुत ही हड़कंप मचा। फिर उससे मतलब उससे एक फायदा तो हुआ, उनकी कास्ट के जो वो रानी जिस कास्ट की थी उनके कास्ट के लोगों को अब ब्रेस्ट ढकने से कोई भी टैक्स वैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन और मतलब बस उनके कास्ट को और लोगों से लिया जाता था। अब धीरे 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 ये चेंजिंग हुआ, वो उनके वजह से एक फायदा तो हुआ था। उन्होंने मतलब इस गुस्सा में होकर अपना ब्रेस्ट ही दान मतलब काट दी थी, ये सब हुआ। देखो उनको सामाजिक भेदभाव किया जा रहा था, सामाजिक भेदभाव, ऐसा सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव में जैसे मंदिर में प्रवेश करने से वंचित, मंदिर में प्रवेश करने से वंचित, शिक्षा, नौकरी आदि। अब जान ही सकते हैं कि सामाजिक भेदभाव में उनके साथ कितना ज्यादा शोषण हो रहा था, उनके साथ कितना भेदभाव हो रहा था ना। वो पढ़ लिख सकते थे और वो जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से करेंगे, उनके साथ इतना भेदभाव हो रहा था। वो पानी तक नहीं पी सकते थे, मतलब किसी के मतलब वो जो नीचे कास्ट के लोग थे वो सिर्फ नीचे एकदम लो क्वालिटी का काम कर सकते थे, जो कोई नहीं करता, मतलब एकदम छोटे काम को सिर्फ छोटे कास्ट वाले करते थे। और जैसे कि एकदम से लो क्वालिटी वाला काम जिसे बोलते हैं। समाज में कितना भेदभाव हो रहा था उन लोगों के साथ में, और महिलाओं के साथ में उनको यहाँ तक कि ब्रेस्ट ढकने के लिए टैक्स लगता था। भाई इतना ज्यादा शोषण होता, झाड़ू बांध के चलते थे कि उनके पैर का निशान जो है वो मिट जाए वो झाड़ू से। अब देखो भाई कितना ज्यादा शोषण होता, हद से ज्यादा शोषण हो रहा था भाई। तो हाँ, प्राचीन भारत में सामाजिक भेदभाव। देखो अब इन सब से परेशान होकर, इन सब से जो मतलब इतना ज्यादा शोषण होने लगा, तब इनसे कुछ मतलब हुआ कि अब आरक्षण की शुरुआत मतलब कैसे हो, आरक्षण की शुरुआत कैसे हो। अब इतना ज्यादा सामाजिक भेदभाव हो ही रहा था, तो आरक्षण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी, ब्रिटिश काल में आरक्षण की शुरुआत हुई थी, ब्रिटिश काल में। देखो दूसरा बात है, ब्रिटिश काल में आरक्षण की शुरुआत। ब्रिटिश काल में आरक्षण की शुरुआत। देखो इसमें क्या था, इसमें सबसे पहले आरक्षण किसने लागू किया था, सबसे पहले आरक्षण किसने लागू किया था, तो छत्रपति साहूजी महाराज। छत्रपति साहूजी महाराज 1902 में जो कि वो कोल्हापुर के रहने वाले थे, कोल्हापुर के राजा थे, कोल्हापुर 1902 में। 1902 में
कोल्हापुर कोल्हापुर के राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज, साहूजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज कोल्हापुर के राजा थे और उन्होंने 1902 में सबसे पहले भारत में सबसे पहले आरक्षण की शुरुआत सबसे पहले आरक्षण किसने लागू किया था? सबसे पहले आरक्षण किसने लागू किया था? तो छत्रपति साहूजी महाराज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। छत्रपति साहूजी महाराज ने सबसे पहले आरक्षण को लागू किया। छत्रपति साहूजी महाराज ने सबसे पहले आरक्षण को लागू किया 1902 में। और ये मतलब ये पिछड़े वर्गों को, निचले जातियों को सामाजिक भेदभाव से दूर करने के लिए, सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए इन्होंने आरक्षण को लागू किया। अब जैसे कि सामाजिक भेदभाव में क्या था? मंदिर में प्रवेश करने से वंचित था नीचे कास्ट के लोगों को, और वो ना तो शिक्षा ले सकते थे, जब वो शिक्षा नहीं लेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, और फिर उनको हर प्रकार से सामाजिक भेदभाव किया जा रहा था, मतलब एकदम ज़्यादा शोषण हो रहा था। तो इसी से मतलब इन्हीं सबको देखकर छत्रपति साहूजी महाराज ने सबसे पहले आरक्षण को लागू किया और सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए, यानी कि अब वो शिक्षा ले सकेंगे और वो कोई भी सरकारी कार्य कर सकते हैं। तो अब मतलब आरक्षण क्या होता है? आरक्षण समाज में समानता लाने की बात करता है। आरक्षण समाज में समानता लाने की बात करता है। तो सबसे पहले आरक्षण छत्रपति साहूजी महाराज 1902 में किए थे। सबसे पहले आरक्षण छत्रपति साहूजी महाराज ने किए थे समाज में समानता लाने के लिए, सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए। अब आरक्षण तो हम लोग देखे थे क्या था? वो पॉजिटिव भेदभाव था, सकारात्मक भेदभाव था। सकारात्मक भेदभाव मतलब ऐसा भेदभाव होगा ताकि समाज में सब लोग बराबर रह सके, कोई किसी से कम ना रहे। तो इन्हीं सबको देखते हुए सबसे पहले आरक्षण छत्रपति साहूजी महाराज ने किए थे ताकि सब लोग समाज में एक समान तरीके से रह सकें। और फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम लोग देखें तो जगह नहीं है। इसके बाद क्या हुआ था? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हम लोग अभी देखते हैं। देखो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट
देखो इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें भी आरक्षण देने की बात कही गई, इसमें भी आरक्षण देने की बात कही गई, यानी कि इसमें मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक आरक्षण मिला। इसमें मुस्लिम को इसमें मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक आरक्षण मिला। इसमें मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक आरक्षण मिला था, यानी कि अब मुस्लिम लोग मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट देंगे, अलग निर्वाचकता मिली मुस्लिम को, अलग निर्वाचकता। अब इसमें मुस्लिम को आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण मिला था 1909 में। फिर एक पॉइंट और है, पुनः समझौता 1932। पुनः समझौता 1932 में हुआ था। डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था पुनः समझौता। अब इसमें हुआ कि समान निर्वाचन मंडल में, समान निर्वाचन क्षेत्र में दलितों को कुछ आरक्षित सीटें प्रदान की जाएंगी, कुछ आरक्षित सीटें प्रदान की जाएंगी। तो इसके पहले क्या था, इसके पहले सांप्रदायिक अवार्ड घोषित किया गया था, ये एक प्रकार का घोषणा था सांप्रदायिक अवार्ड। इसमें हुआ था कि मुस्लिम जो मतलब कि मुस्लिम समुदाय को अलग निर्वाचकता मिले, मुस्लिम समुदाय को अलग निर्वाचकता मिले। तो फिर अब उसका गांधी जी ने विरोध कर दिया था कि वो सोच रहे थे कि जो कि दलित हैं वो हिंदू समाज से अलग ना हो, दलित हिंदू समाज से अलग ना हो। और डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे कि मतलब कि ये भी आगे बढ़े, क्योंकि वो इनका पहले शोषण होता था, मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, दलित लोग थे, तो इनका पहले शोषण होता था। एक तरीके से गांधी जी का भी सोच सही था और एक तरीके से BR अम्बेडकर का भी सोच सही था। तो किसका माना जाए? तो किसी का माना नहीं जाए। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, पुनः समझौता हुआ। पुणे में इन दोनों के बीच पुनः समझौता हुआ। तो इस समझौते में कहा गया कि देखो अलग नहीं होंगे, जो मतलब दलित हैं उनका निर्वाचन मंडल अलग नहीं किया जाएगा, समान निर्वाचन मंडल होगा, लेकिन उनके लिए आरक्षित सीटें सुरक्षित की जाएंगी। सामान्य निर्वाचन मंडल में आरक्षित सीटें सुरक्षित, समान निर्वाचन मंडल में आरक्षित सीटें सुरक्षित की जाएंगी। देखो पुनः समझौता में ये हुआ, गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच ये समझौता हुआ कि देखो दलित का अलग निर्वाचन मंडल नहीं होगा। गांधी जी सोच रहे थे कि उनका अलग निर्वाचन मंडल हो जाएगा तो वो हिंदू समाज से हमेशा के लिए बढ़ जाएंगे। गांधी जी ये चाहते नहीं थे, तो इन्होंने सांप्रदायिक अवार्ड का विरोध किया था और मतलब कि आमरण अनशन शुरू कर दिया था, मतलब मर जाएंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे और जब तक ये सुलझेगा नहीं। मतलब वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे कि हिंदू समाज अलग ना हो, ये इनका सोच था, गांधी जी का सोच यही था। और अम्बेडकर जी का भी एक तरीके से मतलब सोच सही था कि वो चाहते थे कि हिंदू समाज अलग, उनका निर्वाचन मंडल हो और उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, राजनीतिक आरक्षण मिले। तो अब इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ कि मतलब अलग निर्वाचन मंडल नहीं होगा, समान निर्वाचन क्षेत्र होगा। मतलब जैसे सबका होता है वैसे दलित का भी होगा, सामान्य होगा, लेकिन उसमें दलितों के लिए सीटें सुरक्षित की जाएंगी, दलितों के लिए आरक्षित सीटें सुरक्षित की जाएंगी पहले से। ये बात हुई थी पुनः समझौता में। अब हम लोग देखिए ब्रिटिश काल में आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई थी, ये सब देखे हैं।
अब देखते हैं संविधान में आरक्षण। संविधान में आरक्षण, संविधान में आरक्षण। संविधान में आरक्षण, संविधान में आरक्षण। देखो अब इसके बाद क्या हुआ, संविधान निर्माण और संविधान निर्माण और आरक्षण। उन्नीस सौ 50 में संविधान निर्माण 1950 में और आरक्षण की बात इसमें कही गई। तीसरा पॉइंट था। देखो 1950 में सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण को लाने की बात की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण लाने की बात क्या की, मतलब इसमें आरक्षण सबसे 1950 में भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण को, मतलब आरक्षण भी संविधान में आ गया। अब आरक्षण जो होगा वो संवैधानिक तरीके से देखा जाएगा और संविधान में आरक्षण को मतलब ऐड कर दिया गया। अब जैसे संविधान के कई अनुच्छेदों में, जैसे कि अनुच्छेद 15 के 4 में और 16 के 4 में, इन सब में आरक्षण की, कई अनुच्छेदों में आरक्षण की बात कही गई है। मतलब कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति दी गई है। संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति दी गई है। अब जो आरक्षण होगा वो अब संविधान में आ गया 1950 में। अब आरक्षण संविधान में आ गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से। अब आरक्षण किस में आ गया, संविधान में आ गया 1950 में। और फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मंडल आयोग व ओबीसी आरक्षण। ओबीसी आरक्षण 1990। मंडल आयोग और ओबीसी आरक्षण 1990। देखो मंडल आयोग कब गठित किया गया था, मंडल आयोग कब गठित किया गया था, ये कब गठित किया गया था, 1979 में, 1979 में मंडल आयोग 1979 में गठित किया गया था। इसमें ओबीसी को 27% बीपी सिंह सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया।
देखो 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। वीपी सिंह सरकार ने 27% आरक्षण दिया ओबीसी लोग को। ये था। अब यहाँ से देखो, अब आरक्षण की बात आगे बढ़ी जा रही है। अब आरक्षण बढ़ा जा रहा है, मतलब हर वर्ग को आरक्षण मिल गया। अब 14 बार का था ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो थे, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग थे उनको भी 10% आरक्षण देने की बात कही गई 2019 में। इसमें 2019 में 10% आरक्षण देने की आरक्षण दिया गया। जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो मतलब जिनका आय कम है, वो बहुत ही गरीब है, वो मतलब वो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, अब उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। अब वो भी समाज में समान तरीके से रह सकेंगे। 2019 में ईडब्ल्यूएस लागू किया गया। 2019 में ईडब्ल्यूएस मतलब ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया। 10% आरक्षण दिया गया। अब वर्तमान में क्या स्थिति है आरक्षण की, देखते हैं वर्तमान में क्या स्थिति है आरक्षण की। वर्तमान में क्या स्थिति है आरक्षण की। वर्तमान में देखो, वर्तमान में आरक्षण की स्थिति क्या है। वर्तमान में आरक्षण की स्थिति क्या है। अब सब वर्गों को आरक्षण मिल रहा है, अब सभी लोगों को आरक्षण मिल रहा है। देखो एससी के लिए कितना आरक्षण मिल रहा है। एससी के लिए 15% आरक्षण मिल रहा है और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण मिल रहा है और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण मिल रहा है और ईडब्ल्यूएस यानी कि कमजोर वर्ग के लोगों को लिए 10% आरक्षण मिल रहा है। ये आरक्षण की वर्तमान स्थिति है। ये आरक्षण की वर्तमान स्थिति यही है। यानी कि एससी अनुसूचित जाति के लिए 15% आरक्षण दिया जा रहा है और एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण दिया जा रहा है और ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण दिया जा रहा है और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण दिया जा रहा है। ये है आरक्षण की वर्तमान स्थिति। तो हम लोग आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई इसके पूरे इतिहास को हम लोग इस वीडियो में जाने हैं। आरक्षण की शुरुआत सबसे पहले किसने लागू किया था। आरक्षण को सबसे पहले किसने लागू किया था, तो छत्रपति साहूजी महाराज ने आरक्षण को लागू किए थे सबसे पहले। और तो आरक्षण के पूरे इतिहास को हम लोग जान चुके हैं कि कैसे कैसे कहाँ से आरक्षण बढ़ता गया और वर्तमान में क्या स्थिति है, ये भी हम लोग देखे हैं आरक्षण की। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि आरक्षण की कैसे शुरुआत हुई, पहले क्या भेदभाव हो रहा था प्राचीन समाज में, मतलब सामाजिक भेदभाव क्या हो रहा था प्राचीन भारत में। ये हम लोग पूरे टॉपिक को इस वीडियो में जाने हैं और समझे हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे ही और टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए
लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।